हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में फैमिली विजिट वीज़ा एक्सटेंशन के जो ओपन पॉइंट्स हैं उसे डिस्कस करूंगा। इससे पिछले वाले वीडियोस में मैंने आपको फैमिली विजिट वीज़ा कैसे एक्सटेंड करना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया था। वो वीडियो को आप देख लीजिए। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है अगर आप एक्सटेंड करवाना चाहते हैं। बस थोड़ा सा आपको प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो करना है और पेशेंस ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करने रहते हैं। एक प्रोसेस है जिसको आप फॉलो करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन तभी भी बहुत सारे सवाल हैं, कन्फ्यूज़न है। मैंने कुछ क्वेश्चंस उसी तरह के कलेक्ट करा है जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। और एक बात उन लोगों के लिए जो मुझे उम्रा वीज़ा के लिए कांटेक्ट करते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब पासपोर्ट कॉपी भेजते हैं तो क्लियर वाला भेजिए। उससे क्या होता है कि जब मैं अप्लाई करता हूं तो मिस्टेक होने का चांस कम रहता है। नहीं तो कुछ पासपोर्ट्स ऐसे रहते हैं जो क्लियर नहीं रहता है और सिस्टम 0 की जगह O कैप्चर करता है, O की जगह 0 कैप्चर करता है, S की जगह 5 को कैप्चर करता है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और ये मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको फिर मैं गलत वीज़ा दूँ या फिर आपको प्रॉब्लम हो। ऐसे अगर कुछ गलती हो जाता है तो लोग एडिट करके दे देते हैं, लेकिन मुझे फिर से अप्लाई करना रहता है, तो वो एक वेस्ट ऑफ टाइम और मनी है। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए था जो उम्रा वीज़ा में आना चाहते हैं और उम्रा वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। किसी को भी आप दे पासपोर्ट तो क्लियर वाला दीजिए। अब बात करते हैं उन सारे सवालों का जो आप लोगों के मन में होगा जब आप फैमिली विजिट वीज़ा को एक्सटेंड करते हैं। सबसे पहले बात यह है कि एलिजिबिलिटी का, कौन लोग एलिजिबल होंगे इस एक्सटेंशन के लिए। ओके, मेरे पिछले वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दिया था, अब फिर से बता देता हूँ। वही लोग एलिजिबल होंगे जो सऊदी के अंदर हैं, प्रेजेंट हैं, जो एप्लीकेंट सऊदी के अंदर हैं। दूसरा, वो लोग जिनका वीज़ा वैलिड है। देखिए यहाँ पे वीज़ा वैलिडिटी और स्टे पीरियड के बीच में बहुत कन्फ्यूज़न है, वो भी एक पॉइंट है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। ओके, दूसरा हो गया जिसका वीज़ा वैलिड है। ओके, तीसरा वो लोग हो गए जिनका कितने बार एक्सटेंशन हुआ है। ओके, ये भी एक पॉइंट है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा। कई लोगों का 3 बार एक्सटेंशन हो गया, तो क्या चौथा बार होगा कि नहीं होगा, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। और एक सिंपल तरीका है कि कैसे आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। वो आपके जो डिपेंडेंट हैं, मगर आप अगर एप्लीकेंट हैं, जो आपके स्पॉन्सर हैं, उनके अफसर आईडी में 3 ऑप्शंस आता है। उसमें से अगर आप एलिजिबल वाला ऑप्शन से अगर चेक करेंगे तो जो भी लोग एलिजिबल हैं उसका नाम डिटेल्स नीचे आ जाता है। ओके, तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको चेक करना है। अगर आप एक बार एलिजिबल हो जाएंगे तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, राइट। सबसे पहला सवाल ये था कि क्या हमारे पास अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेंट हैं, एक से ज़्यादा डिपेंडेंट हैं मेरे स्पॉन्सर में, तो उनका कैसे करें। तो पिछले वीडियो में मैंने ये नहीं बताया था, तो अभी बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास 3 डिपेंडेंट्स हैं जो एलिजिबल हैं एक्सटेंशन के लिए, तो उन तीनों का डॉक्यूमेंट्स आपको एक ही PDF में अरेंज करना है और अपलोड करना है। बार बार अगर आप करेंगे तो उसके बारे में एक प्रॉब्लम है, वो भी बताऊँगा। एक PDF में आप अरेंज कीजिए जो 5 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपका एरर मैसेज, वीज़ा कॉपी, पासपोर्ट कॉपी, इंश्योरेंस कॉपी और जो आपने वीज़ा फ़ी पे करा है उसका कॉपी। ये पांचों को अरेंज करके PDF में आप बनाइए, और वो 1 MB से कम होना चाहिए। कई बार सिस्टम में 2 MB दिखाता है, कई बार 1 MB दिखाता है, तो वो आप जब अप्लाई करेंगे तो चेक कर सकते हैं। उसी तरह से पहला का एक सेट हो गया तो दूसरा का उसी तरह का दूसरा सेट, तीसरा सेट, ऐसे एक PDF में बना के आप अरेंज कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में जितने एप्लीकेंट है उसका बॉर्डर नंबर लिखना मत भूलिएगा। लिखते समय एक बार दोबारा से भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वो बॉर्डर नंबर एक बहुत बड़ा की फैक्टर है जो अप्रूवल अथॉरिटी रहता है उनके लिए। ओके, तो ये एक पहला सवाल था कि अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेंट है तो उनका कैसे करेंगे, एक साथ करेंगे या अलग अलग। एक साथ ही कीजिएगा। अगर अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, 2 से 3 वर्किंग डेज लगता है, तो 2 से 3 वर्किंग डेज बाद आप दूसरा का करेंगे। दूसरा का जब करेंगे तो वो 6 से 7 वर्किंग डेज हो जाएगा। उस समय तो आपको 7 दिन पहले ही एलिजिबिलिटी होता है ना, तो उस समय आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक साथ कीजिए, हो जाएगा। मैंने जितने भी एप्लीकेंट्स का करा है अब तक, उन सारे लोगों का हो गया है, 2 से 3 वर्किंग डेज में हो गया।
ये एक पहला सवाल। दूसरा ये कि वीज़ा का वैलिडिटी अगर एक्सपायर हो गया है या होने वाला है तो क्या उनका ये जो 90 डेज स्टे पीरियड है वो होगा या नहीं होगा। जिनका वीज़ा ऑलरेडी एक्सपायर हो गया है उनका एक्सटेंशन नहीं होगा। जिनका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, मान लीजिए आज दिसंबर 16 है, ओके, और उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है दिसंबर 30 को, तो उस केस में वीज़ा जब आप स्टे पीरियड एक्सटेंड करेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि आपका जो 90 डेज है स्टे पीरियड एक्सटेंशन का, उससे पहले ही वीज़ा एक्सपायर हो जा रहा है। तो उस केस में आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है, एग्जिट और री एंट्री करने का, ओके। और एक कन्फ्यूज़न बहुत सारे लोगों को रहता है कि स्टे पीरियड और वैलिडिटी में, जब आप अफसर में देखेंगे आप तो वहाँ पे और कंफ्यूज कर देता है वो, वहाँ पे लिखा रहता है वीज़ा वैलिडिटी एक्सपायरी डेट, है ना, लेकिन वो वीज़ा वैलिडिटी का एक्सपायरी डेट नहीं रहता है, वो रहता है स्टे पीरियड का। जिस दिन आप सऊदी में एंटर करे थे उस दिन से जो 90 डेज रहता है उसी को वो काउंट करता है, ओके। तो वो स्टे पीरियड है। और वैलिडिटी आपके वीज़ा में लिखा होगा जो 1 ईयर का होता है, जिस दिन से वो इशू हुआ उस दिन से 1 ईयर का रहता है, ओके। तो वही वैलिडिटी का मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर वो एक्सपायर हो गया है या फिर होने वाला है 90 डेज से पहले, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है एग्जिट री एंट्री। तो ये दूसरा पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट है इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कितना बार हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ओके। अब एक्सटेंशन को आपको कैसे काउंट करना है, मान लीजिए पहली बार आप आए वो तो 90 डेज हो गया, इसके बाद दूसरे बार अगर आपने एक्सटेंशन किया, दूसरा जो 90 डेज है वो पहला एक्सटेंशन हुआ, तीसरा जो 90 डेज है मतलब टोटल 270 डेज जो है वो दूसरा एक्सटेंशन हुआ। अब जो तीसरा एक्सटेंशन है 270 डेज प्लस 90 डेज, उसमें बहुत कन्फ्यूज़न है। मेरे पास भी बहुत सारे एप्लीकेंट्स आए थे अप्लाई करने के लिए, लेकिन मैंने जब उनको बताया कि मैंने अभी तक नहीं करा है ऐसे लोगों का, तो उन्होंने अप्लाई नहीं करा। लेकिन मैंने ये सुना है कि जिनका तीसरा एक्सटेंशन रहता है मतलब 270 डेज प्लस फर्दर 90 डेज, तो उन लोगों का शायद 14 डेज ही होता है, ऐसा कुछ है। इसके बारे में मुझे कन्फर्म्ड आंसर नहीं है, तो इसके बारे में मैं कोई गेस नहीं करूँगा, अभी तक अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। अगर अप्लाई करूँगा उसका जो रिजल्ट आएगा तब मैं शेयर कर पाऊँगा। तो आप कम्युनिटी पेज देखते रहिए या फिर ट्विटर में देखिए, फेसबुक में वो मेरे जो चैनल के पेज है उसमें आप फॉलो कीजिए, तो कुछ भी मैं पोस्ट करूँगा तो आपको पता चलेगा, ओके। ये था कितने बार हम एक्सटेंड कर सकते हैं। अब एक और है पॉइंट, चौथा पॉइंट इंश्योरेंस के बारे में। ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि अरेबियन सील जो है वो थोड़ा सा सस्ता रहता है, 27 रियाल का रहता है पर एक्सटेंशन, ओके, अगर एवरेज एज है तो। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि जब आप पेमेंट कर देंगे, है ना, मैसेज भी आ जाएगा आपको कि आपका पॉलिसी सक्सेसफुली जनरेट हो गया है, लेकिन आपको जो वो पॉलिसी अटैच करना रहता है PDF वाला, वो जनरेट नहीं होता है कई बार, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो उस केस में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अरेबियन सील्ड ही लें, क्योंकि उसमें अभी हाल फिलहाल में यही प्रॉब्लम आ रहा है, आप लोगों को भी आया होगा। तो मैं क्या करता हूँ, तवानिया का जो इंश्योरेंस है वही लेता हूँ। तवानिया का जो इंश्योरेंस है वो 53-51 रियाल का आता है, लेकिन इंस्टेंटली पॉलिसी जनरेट हो जाता है। वो 6-7 पेज का रहता है, तो उसका फर्स्ट और सेकेंड पेज को ही क्रॉप करके आप अटैच कीजिएगा, ओके। अब यहाँ पे इंश्योरेंस के बारे में और एक सवाल ये भी है कि जब हमें वीज़ा मिलता है तो उसके साथ एक इंश्योरेंस भी होता है, जो होता है 365 डेज़ का वैलिडिटी का। तो हमारे पास तो ऑलरेडी इंश्योरेंस एक वैलिड वाला है, तो क्या ये दूसरा लेना ज़रूरी है या नहीं, है ना। ये एक ट्रेडिशन हो गया है कि भाई हमें एक नया लेना है तभी वो होगा। कोई भी लोग इस तरह से ट्राई नहीं करते हैं कि हमारे पास 365 डेज़ का ऑलरेडी वीज़ा इंश्योरेंस है, तो क्या हम नया नहीं लेके अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा। मैंने तो ये एक्सपेरिमेंट अभी तक नहीं करा है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये कॉमन सेंस है कि जब इंश्योरेंस ऑलरेडी वैलिड है तो फिर नया लेने का क्या ज़रूरत है ना। लेकिन मैंने ये एक्सपेरिमेंट नहीं करा है, अब तक मैंने जितने भी लोगों का करा है वो नया इंश्योरेंस 90 डेज सेलेक्ट करके लिया है, और CCHI के वेबसाइट में वो रिफ्लेक्ट करता है, नया वाला भी एक्सटेंशन के नाम से आता है, तो वो वाला आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी एक और चीज़ मुझे अभी ध्यान आया कि कई बार जब अरेबियन सील से आप इंश्योरेंस लेते हैं और इंश्योरेंस पॉलिसी जनरेट नहीं होता है, तो कई लोग ये पूछ रहे थे कि क्या हम वो CCHI के वेबसाइट में जो अपडेट हुआ है उसका स्क्रीन कैप्चर लगा दें। ये मैंने किया नहीं है, तो ये बताना मुश्किल है
है ना। इसका कोई गाइडेड प्रोसीजर तो नहीं है कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से कि ऐसे ही आपको अरेंज करना है। ऐसा होता है तो लोग इसको फॉलो करते हैं, और होता कैसे है कि वो पॉलिसी का कॉपी लगाते हैं, राइट। अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बता दिया, कौन से 5 डॉक्यूमेंट्स होंगे, शुरुआत में बता दिया, आप वो देख लीजिएगा। अब फीस के बारे में ही है, फीस जो होता है वीज़ा एक्सटेंशन का वो 100 रियाल लगता है एक एप्लीकेंट का। लेकिन ये इसका एक चैलेंज ये है कि जब आप पे कर देंगे तो आपके अफसर में नहीं दिखाएगा वो। अब दिखाएगा नहीं तो उसमें कई लोग ये भी पूछ रहे थे कि मान लीजिए अगर मेरा वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ तो क्या मैं उसे रिफ़ंड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अब रिफ़ंड करने के लिए कैसे करेंगे वो सवाल है यहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता ये रिफ़ंड होगा, क्योंकि कहीं दिख ही नहीं रहा है तो कहाँ पे रिक्वेस्ट डालेंगे आप, राइट। तो ये वीज़ा फ़ीस के बारे में है। प्रोसेसिंग टाइम 2 से 3 वर्किंग डेज लगता है प्रोसेस होने में। और जब भी आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो एक वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे तो ये कोशिश कीजिएगा कि अफसर में कम ही लॉगिन करें, क्योंकि गलती से कुछ आप प्रेस कर देंगे तो क्या पता वो कैंसिल हो जाए या कुछ हो जाए, बच्चे लोग रहते हैं इधर उधर, है ना। तो 2 से 3 वर्किंग डेज लगता है इसके लिए। और जैसे ही कुछ एक्शन होता है उसमें, एक्सेप्ट, अप्रूव्ड, रिजेक्ट, जो भी होता है, एक मैसेज आएगा आपको कि आपके इस रिक्वेस्ट MCP नंबर या MCI नंबर जो होता है उसके ऊपर कुछ एक्शन हुआ है, आप लॉगिन करके देखिए। उस समय आप लॉगिन करके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा एक्सटेंड हुआ या नहीं हुआ। कई बार मैसेज भी नहीं आता है, वैसे ही आज हुआ, मैंने एक एप्लीकेंट का 3 दिन पहले करा, मुझे लगा मैसेज आ जाना चाहिए, लेकिन जब मैंने उनको पूछा तो उन्होंने कहा नहीं आया। जब मैंने लॉगिन करके देखा तो एक मैसेज रहता है उसमें, आप जब चेक करेंगे वहाँ में एक्शन में लिखा रहता है अरबी में कुछ, उसको कॉपी करके अगर आप वहाँ पे देखेंगे ट्रांसलेटर में तो वहाँ लिखा रहता है एक्सटेंडेड। ओके, जब आप एक्सटेंडेड ऐसा देख लेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि एक्सटेंड हो गया है। फिर आप अपना अफसर में चेक कर लीजिएगा, डेट 90 डेज बढ़ के आएगा। और एक तरीका और है चेक करने का, आप जहाँ से एलिजिबिलिटी चेक कर रहे थे वो ऑप्शन में एलिजिबल में क्लिक कीजिएगा तो वो उस समय नहीं दिखाएगा। ओके, तो ये सारे कुछ सवाल थे आप लोगों के लिए। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोगों को हेल्प हुआ होगा। अगर इसके अलावा भी आपको कोई चैलेंज आ रहा है तो आप कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। मैंने बहुत R&D किया है इसके बारे में, तो जो मुझे पता होगा डेफिनेटली मैं आपको बताऊँगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है जो मैं मोस्टली ऑफिस के बाद इवनिंग में आप लोगों को रेस्पॉन्ड करता हूँ, उसमें बस आप डिटेल्ड अपना कंसर्न लिख के छोड़ दीजिएगा। जब भी मैं रात में देखूंगा ऑफिस के बाद तो ज़रूर रेस्पॉन्ड करूंगा, हर एक को रेस्पॉन्स करता हूं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस ज़रूरी है क्योंकि ऑफिस में रहते हैं तो वो फिर आधा अधूरा बात बताना गलत रहता है ना। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।